स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, तो अगर हम एल्केन की केमिकल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए एल्केन के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। अगर मल्टीपल बॉन्ड रहता तो वो बॉन्ड ब्रेक करता, जैसे कि मान लीजिए कि पाई बॉन्ड रहता तो बॉन्ड ब्रेक करता, और ब्रेक करता तो एडिशन रिएक्शन देता। ठीक है, तो हमारे एल्केन के अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए जनरली हमारा एल्केन जो होता है वो कैसा रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, और एल्केन के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है टेम्परेचर देने पर होते हैं, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं। जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। और एल्केन के केस में क्या होता है कि पाई बॉन्ड है नहीं कि इजीली ब्रेक कर जाए और एडिशन रिएक्शन हो जाए। यहां सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है। अगर है तो बहुत ही कम है, जिसके कारण बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता। तो एल्केन के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हमको टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है या किसी न किसी रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए हम एल्केन को पैराफिन्स भी बुलाते हैं। पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी या एफिनिटी जो होती है तो एल्केन्स की लेस एफिनिटी होती है, इसीलिए हम एल्केन को पैराफिन्स भी बुलाते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम एल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे हमने एल्केन लिया और एल्केन का रिएक्शन हैलोजन से साथ करा दिया। ठीक है, अगर हम एल्केन का रिएक्शन किससे करा दिया? हैलोजन से करा दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि यहां से हाइड्रोजन जो होता है वो हैलोजन के द्वारा डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ गया? हैलोजन, और प्लस क्या आ गया? HX। तो आप देखिए हाइड्रोजन के प्लेस पे हैलोजन आ गया, इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना आपका? एल्किल हैलाइड, या हम इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइड, या हम इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं हैलोजन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, अगर इन हैलोजन में किसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है? किसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इन चारों में बात किया जाए कि कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देता है? ठीक है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है? आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन। ठीक है, आयोडीन क्यों रिएक्शन फास्ट देता है? क्योंकि आयोडीन आयोडीन के बीच का लेंथ क्या है? बड़ा है। आयोडीन आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा है, और बॉन्ड बड़ा होने से आसानी से बॉन्ड क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। हम जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो आयोडीन के एटम जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े होने के कारण बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होने से कम एनर्जी देने पर ये बॉन्ड क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। इसलिए आयोडीन ये रिएक्शन क्या देता है? फास्ट देता है। ठीक है, तो आयोडीन के लिए आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में अगर बात किया जाता है तो यहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में। जबकि फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, वॉयलेंट होता है, तो इसीलिए यह रिएक्शन हम लोग नहीं कराते, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होती है
रिलीज होती है। तो इसलिए हम रिएक्शन कौन कौन सा कराते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन। तो अगर हम एल्केन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से कराएंगे तो बोलेंगे ब्रोमीनेशन, आयोडीन से कराएंगे तो क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर एल्केन के हाइड्रोजन को किसी हेलो ग्रुप के द्वारा क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन बाय हेलो ग्रुप इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और जानिए, अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, अगर हम एल्केन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो यहां पर सबसे फास्ट जो रिएक्शन देता है एल्केन वह 3 डिग्री एल्केन देता है, उससे स्लो जो होता है 2 डिग्री देता है, और उससे स्लो कौन देता है, 1 डिग्री। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, इसके पीछे बेसिक रीजन है कि यहां पर रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। यहां पर जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और हमको मालूम है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। और यही रीजन है कि 3 डिग्री जो है इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, तो अगर 3 डिग्री एल्केन है तो वह हेलोजिनेशन रिएक्शन फास्ट देगा। क्लियर है? अच्छा, यहां पे स्टूडेंट एक बात और समझने वाली है कि अगर हम बात करते हैं आयोडीनेशन ऑफ एल्केन की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं आयोडीनेशन ऑफ एल्केन की, तो आयोडीनेशन ऑफ एल्केन जो होता है यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर हम एल्केन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करा दें तो यहां पे ये क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड, और प्लस क्या बना लेगा, HI। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एल्केन आयोडीन से रिएक्शन करके एल्किल आयोडाइड बनाता है और साथ साथ में क्या बना लेता है, HI बना लेता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्यों रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि HI जो होता है वह एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वह एक क्या होता है, वह एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का रिडक्शन कराए और खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या होता है कि H और I के बीच का लेंथ लार्ज होने के कारण ये बॉन्ड आसानी से क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, और ये आसानी से हाइड्रोजन दे देता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब HI का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, और अगर HI का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम ये चाहेंगे कि जो ये HI है जो बॉन्ड टूट के फिर से RI से रिएक्शन कर ले रहा है, वह HI RI से रिएक्शन ना करे। अगर HI RI से रिएक्शन नहीं करता तो यह रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। तो हमको किसी तरीके से HI को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस HI को कंट्रोल करने के लिए हम इस आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या मिला देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, आयोडिक एसिड मिला देते हैं, या इसमें क्या मिला देते हैं, नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम आयोडिक एसिड मिलाते हैं HiO3, तो ये HI के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके ये बना लेता है I2 और प्लस H2। इससे क्या होगा कि यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चार्टेलियस प्रिंसिपल। ली चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या करता है कि अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाए और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो रिएक्शन की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हमने जो आयोडिक एसिड डाला, जो कि एक गुड क्या है, यह एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एक गुड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर क्या होगा, चूंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आयोडिक एसिड क्या करेगा, HI के साथ कंबाइन कर लिया, तो HI को इसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या कर गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट गया, और HI जो किस में चला गया, I2 में। तो HI I2 में चला गया तो आप देखिए आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ गया,
तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटा, आयोडीन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा, अकॉर्डिंग टू ली चातुर्य प्रिंसिपल रिएक्शन किधर की तरफ मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इस तरह से RI वाला जो रिएक्शन होगा, आयोडीनेशन जो होगा, यह कैसा हो जाएगा, रिवर्सिबल से क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप नाइट्रिक एसिड डालते हो तो क्या होगा, अगर आप नाइट्रिक एसिड डालते हो HNO3, तो ये भी क्या करेगा, HI के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बना लेगा H2O NO2 आप प्लस क्या बना लेगा, I2। अब खुद देखिए, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो यहां पर क्या होगा, आयोडीन एसिड में यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, -1 है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो कि जो I माइनस है, जो ये आयोडीन -1 है, वो किस में चला गया, 0 में चला गया। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन कराया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड। वैसे ही अगर यहां पर भी देखिए, यहाँ पर -1 है और ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया आयोडीन। तो आप क्या देख रहे हो कि आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन कौन कराया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, इस रिएक्शन में एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का क्लोरीनेशन, उसमें हम लोग एल्केन में भी कौन सा एल्केन लेकर बात करते हैं, मीथेन का। चलिए हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं, ठीक है, मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं। CH4 लिख दीजिए, या आप सीधे सीधे मैं मीथेन लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। मीथेन, जैसे मान लीजिए हमारे पास मीथेन है और इसका रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ करा दिया, तो जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां पर बनता है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और HCl यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्लोरोमीथेन बन जाता है या मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड बना। लेकिन होता यह है कि ये रिएक्शन यहीं पर रुकता नहीं है, यह फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है और फिर यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और HCl बन जाता है, अब प्लस यहां क्या बन जाता है, CH2Cl2। ये क्या बना लेता है हमारा, डाई क्लोरोमीथेन, क्या बना लेता है, डाई क्लोरोमीथेन बना लेता है। फिर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, फिर ये Cl2 से रिएक्शन करके HCl बाहर करता है और बना लेता है इसमें क्या, CH3 ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। अगर क्लोरीन है CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, CHBr3 है ब्रोमोफॉर्म, CHI3 है आइडोफॉर्म, ठीक है। और ये फर्दर रिएक्शन क्लोरीन के साथ करता है और यहां से HCl बाहर निकल जाता है। अब ये लास्ट टाइम बनाता है CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, या हम बोलते हैं CHCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बना लेता है। मतलब ये रिएक्शन तब तक होता है जब तक कि एक एक करके इसके हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस ना हो जाए। क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नोट करके आता है स्टूडेंट कि अगर हम चाहते हैं कि सर हमारा इस रिएक्शन के दौरान CH3Cl मेजर प्रोडक्ट बने, भाई प्रोडक्ट तो सब बनेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि CH3Cl हमारा मेजर प्रोडक्ट बने, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो मीथेन क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना रहा है, CH3Cl बना रहा है और प्लस क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो इस रिएक्शन के दौरान बार बार रिएक्शन को कौन आगे प्रोसीड कर रहा है, क्लोरीन। तो अगर हम क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर लें, ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन को कंज्यूम कर लें, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम क्लोरीन कंज्यूम हो जाएगा इनिशियली तो रिएक्शन बहुत आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को हम लिमिटेड में लेंगे और मीथेन को क्या ले लेंगे, हम एक्सेस में लेकर के रिएक्शन कराएंगे।
इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाएगा और इससे हमारा जो मेथिल क्लोराइड बनेगा वो एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं कि और अदर नहीं बनेंगे प्रोडक्ट, सब बनेंगे, लेकिन मेजर में कौन बनेगा? CH3Cl। लेकिन अगर वही आप क्या करते हो कि मीथेन लेते हो और क्लोरीन को एक्सेस में ले लेते हो, तो अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में लेकर के रिएक्शन कराते हो तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है? CCl4 अब प्लस HCl। CCl4 अब प्लस क्या हो जाएगा? HCl। ये हो जाएगा 4, यहाँ 4 क्लोरीन 4 8 हो गया, तो यहाँ पर बनेगा 4Cl2। ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा वो हमारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये प्रोडक्ट कैसे बने, इसके मैकेनिज्म को पूछा जाता है, या उसके मैकेनिज्म में से किसी एक स्टेप को निकाला जाएगा और पूछ दिया जाएगा बताइए कौन सा स्टेप है। ठीक है, जैसे चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए इसमें 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? हमको रिएक्शन को इनिशिएट करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग बीकर में मीथेन लेंगे, क्लोरीन लेंगे और लाकर सनलाइट में रख देंगे। अब जैसे ही सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे फर्स्ट कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होता है। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है और इस होमोलिटिक क्लीवेज के दौरान यहाँ पर हमको मिलता है क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या मिल जाता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब बीकर को आप चाहे सनलाइट में रखिए या उसको फिर से अंदर लेते आइए, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार फ्री रेडिकल बन गया, रिएक्शन अब इनिशिएट हो गया, अब रिएक्शन को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल जो हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो अब सेकेंड स्टेप में जो होता है उस स्टेप को बोलते हैं हम लोग प्रोपेगेशन स्टेप। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं। अब रिएक्शन आगे क्या करेगा? प्रोपेगेट करेगा। कैसे प्रोपेगेट करेगा? तो यहां पे क्या होता है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वह मीथेन के पास जाता है। ठीक है, मीथेन के पास जाता है। ठीक है, CH3 यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, पहले देखो 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है? मीथेन का होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है। ठीक है, जब क्लीवेज कराएगा तो H फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये H फ्री रेडिकल Cl से मिलकर के बना लेगा HCl, अब प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 मेथिल फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल और C फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? HCl। अब ये जो मेथिल फ्री रेडिकल बनता है वह क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाता है ClCl, अब ये उसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है, क्योंकि अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर ये बना लेता है क्या? CH3Cl और प्लस हमको क्या मिलता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मुझे पहला प्रोडक्ट मिल गया CH3Cl। ठीक है ना, पहला प्रोडक्ट था ना आपका CH3Cl, देखिए ये वाला प्रोडक्ट हमको मिल गया CH3Cl। अब ये रिएक्शन और आगे प्रोपेगेट करेगा। अब क्या होगा कि ये जो CH3Cl क्लोरीन फ्री रेडिकल है फिर CH3Cl पर अटैक करेगा। अब यहां से क्या होगा? CH2Cl, अब ये इसका फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा। ठीक है, और यहाँ पर H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलकर के HCl बना लेगा और ये बना लेगा CH2Cl फ्री रेडिकल अब प्लस क्या बन गया हमारा? HCl। अब ये जो CH2Cl फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये क्या करेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा और फिर इसका ये क्या कराएगा? होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा और क्लीवेज करा करके ये क्या बना लेगा? CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2 और फिर यहां पर क्या बच गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। देखिए ये हमारा दूसरा वाला प्रोडक्ट बन गया, देख रहे हैं, ये सेकंड प्रोडक्ट मिल गया CH2Cl2। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो CH2Cl2 है, ठीक है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर इसके ऊपर अटैक करेगा।
ठीक है, और फिर इसका क्या कराएगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा, और होमोलिटिक क्लीवेज करा करके ये क्या बना लेगा, CH Cl2 फ्री रेडिकल और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। अब ये जो CH2Cl2 फ्री रेडिकल है, CH Cl2 जो फ्री रेडिकल है, वो फर्दर क्या करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और अटैक करके फिर इसका ये क्या करा लेगा, होमोलिटिक क्लीवेज करा लेगा, और क्लीवेज करा करके ये क्या बना लेगा, CH Cl3 अब प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर अब आपका चौथा वाला प्रोडक्ट बन गया क्लोरोफॉर्म। ये था ना चौथा प्रोडक्ट, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। ठीक है, अगेन क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए अब यहां पर जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वह क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, HCCl3, और फिर ये इसका क्या कराएगा, होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा, और अब फिर ये क्या बना लेगा, CCl3 फ्री रेडिकल अब प्लस क्या बन जाएगा, HCl। और फर्दर क्या होगा कि अब जो होगा CCl3 फ्री रेडिकल जो होगा वो फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। देखिए क्लोरीन हर स्टेप में आ रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप क्लोरीन को लिमिटेड अमाउंट में लोगे तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, अगर एक्सेस में लगाओगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। और अब ये क्या करेगा, इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देगा, और ये क्या बना लेगा, CCl4 अब प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, CCl4। ये देखिए हमारा चौथा प्रोडक्ट ही बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन बार बार ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये अब हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन नहीं रह गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में होगा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप आएगा, और टर्मिनेशन स्टेट में क्या होगा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बचे हुए फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेंगे। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ अब यह कंबाइन होगा, और कंबाइन करके क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। अब देखिए कई बार एग्जाम में स्टूडेंट आप इसमें से कोई भी एक स्टेप आपको दे देगा, कोई भी एक स्टेप उठा देगा, इन तीनों स्टेप में से किसी भी एक का कोई एक रिएक्शन उठा देगा, और आपसे पूछेगा बताइए ये किस स्टेप का है, इनिशिएशन है कि प्रोपेगेशन है कि टर्मिनेशन है। तो इसको आप कैसे पहचानोगे, इनिशिएशन स्टेप को ध्यान से देखिए। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या है कि रिएक्टेंट्स एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूलशिप है, जबकि प्रोपेगेशन स्टेप में न्यूट्रल और फ्री रेडिकल दोनों हैं, और टर्मिनेशन स्टेप में फ्री रेडिकल है। तो अगर आपको देखिएगा अगर रिएक्टेंट्स फ्री रेडिकल दिखाएंगे तो टर्मिनेशन होगा, फ्री रेडिकल न्यूट्रल दोनों होंगे तो प्रोपेगेशन होगा, और सिर्फ न्यूट्रल होगा तो इनिशिएशन होगा। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इथेन कैसे बन जाता है। तो होता है क्या है कि जो प्रोपेगेशन स्टेप में जो पहला वाला स्टेप यहाँ पर हुआ CH3 फ्री रेडिकल, कभी कभी ये जो मेथिल फ्री रेडिकल जो होता है वह मेथिल फ्री रेडिकल के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, और यही कंबाइन करके क्या बना लेता है, CH3 मतलब क्या बना लिया, इथेन। क्या बन गया हमारा, इथेन बन गया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा 3 स्टेप हो गया, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। ये 3 तरह के स्टेप्स होते हैं। क्लियर है? इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में आगे बात करेंगे। एरोमेटाइजेशन है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन है, ऑक्सीडेशन है, क्लियर है, कंबक्शन है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।